भटकते लोग और आलू। अगले ही वर्ष कलाम को विमानों के रखरखाव का अनुभव प्राप्त करने के लिए विमान एवं हथियार प्रशिक्षण इकाई एयरक्राफ्ट एवं आर्मामेंट टेस्टिंग यूनिट कानपुर में भेज दिया गया। उस समय इस संस्थान में MK-1 विमान परीक्षण का काम चल रहा था। कलाम को इस संस्थान में विमानों के रखरखाव तथा अन्य संबंधित जानकारियों को सीखने का अच्छा अवसर मिला। कानपुर के जीवन से भी कलाम बहुत प्रभावित हुए। कानपुर एक ऐसा नगर है जहाँ लाखों की संख्या में देहाती लोग काम की तलाश में आते हैं। यहाँ अनेक चौराहों पर काम की तलाश में आए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। फैक्ट्री और कारखानों में भी हजारों लोग नौकरी करने आते थे। हजारों लोगों को काम की तलाश में भटकते देख उन्हें अच्छा नहीं लगता था। कानपुर का वर्णन करते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, उन दिनों कानपुर एक बड़ी आबादी वाला शहर था। किसी औद्योगिक शहर में रहने का यह मेरा पहला अनुभव था। ठंडा मौसम, भीड़, शोर शराबा और धुआं, यहाँ सब कुछ रामेश्वरम के माहौल से एकदम विपरीत था। यहाँ मुझे विशेष दिक्कत आलू को लेकर थी। सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर खाने में आलू शामिल रहता था। अपनी मिट्टी की गंध और परिवार का संरक्षण छोड़कर यहाँ की फैक्ट्रियों में रोजगार की तलाश में गांव से लोग आते थे। मुझे इन भटकते लोगों को देखकर बहुत दुख होता था। लगभग एक वर्ष तक कलाम कानपुर के भटकते लोगों की भीड़ को झेलते रहे और हर भोजन में आलू से खींचते रहे। आदमी रोजगार और भोजन को लेकर जो टिप्पणी कलाम ने की है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि कलाम एक ऐसे वैज्ञानिक नहीं थे जिनके लिए मशीनें और उनसे संबंधित शोध ही सब कुछ है। जीवन के प्रति उनकी अपने एक दृष्टि थी। जीवन से उनका सहज जुड़ाव था। वे देश के लोगों के कष्टों में उनकी विवशताओं के प्रति भी सचेत रहे। उनके अंदर का मनुष्य विज्ञान के ज्ञान के साथ साथ सदा विकसित होता रहा। एक वर्ष बाद वे दिल्ली लौट आए और विमान संबंधी शोध कार्य में लग गए। TD&P ने उन दिनों डॉट लक्ष्य का डिजाइन तैयार करने का काम भी अपने हाथ में ले लिया था। कलाम को इस योजना पर काम करने वाले वैज्ञानिकों के दल में शामिल कर लिया गया। कलाम को इस काम में विशेष रुचि उत्पन्न हो गई। नया कुछ सीखने को मिलता तो कलाम की प्रसन्नता और बढ़ जाती। उनके अंदर का वैज्ञानिक वास्तव में रुकना और संतुष्ट होना नहीं जानता था। उनके अंदर नया नया सीखने और नया कर दिखाने की इच्छा सदा हिलोरे लेती रहती थी। अपनी इस इच्छा के लिए वे पूरी तरह समर्पित थे। पहले उन्होंने इस डिजाइन का अध्ययन किया और फिर इसे तैयार करने में जुट गए। इतना ही नहीं, उन्होंने ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने पर विमान उतारने के प्लेटफॉर्म को भी विकसित किया। इसके अलावा हॉट कॉकपिट का विकास करने के काम में भी वे जुटे रहे। TD&P में उन्होंने लगभग 3 वर्ष बिताए। इन 3 वर्षों में वे संस्थान में काम करने वाले वैज्ञानिकों तथा व्यवस्थापकों के बीच बहुत चर्चित हो गए। उन्होंने अपने साथियों में प्यार बांटा और बदले में उनसे ढेर सारा स्नेह पाया। यद्यपि उन्हें अपने दिल्ली प्रवास के दौरान घूमने फिरने का अधिक समय नहीं मिल पाता था। अपने शोध कार्य में वे डूबे रहते थे, परंतु फिर भी कभी कभी समय निकाल लेते थे और आज़ाद भारत में विकसित हो रही दिल्ली का नज़ारा देख लेते थे। संसद भवन, वोट क्लब, इंडिया गेट, राजपथ, राष्ट्रपति भवन, मंगल गार्डन आदि संस्थान उन्हें बहुत प्रिय थे। उन दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वे भारत को दुनिया की दृष्टि में एक महान और संपन्न देश के रूप में स्थापित करें। अतः वे देश के नवनिर्माण के कामों में जुटे थे। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना भी उनका एक स्वप्न था।
अब्दुल कलाम रामेश्वरम से दिल्ली आकर अपने साथियों के साथ इसी मिशन को आगे बढ़ा रहे थे। दिल्ली से फिर बंगलोर। कलाम जब दिल्ली में काम कर रहे थे तभी बंगलोर में वैमानिकी विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई। भारत सरकार ने अपने अनुभवों से इस संस्थान को लाभ पहुंचाने तथा वहां जाकर वैमानिकी में नए मानदंड स्थापित करने की दृष्टि में से कलाम को बंगलोर भेज दिया। बंगलोर पहुंचकर कलाम के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आई कि यहाँ काम का कोई निश्चित ढांचा अभी तक विकसित नहीं हो पाया था जिसमें एकदम लगा जा सकता। कलाम को अपनी प्रतिभा अपने लिए काम पैदा करने में इस्तेमाल करनी पड़ी। काम की कमी होने के कारण कलाम अपना अधिकतर समय घूमने फिरने में बिताते थे। शाम के समय वे प्राय बंगलोर के बगीचों तथा व्यावसायिक परिसरों में टहलकर बिताया करते थे। इस बीच उन्हें काम करने के साथ साथ बंगलोर शहर को ठीक से समझने का मौका भी मिला। स्थानीय लोगों की जीवन शैली और उनकी रुचियों को उन्होंने निकट से देखा और जाना। अपनी आत्मकथा में उन्होंने बंगलोर तथा देश की मानसिकता पर बड़ी टिप्पणी की है। हमारे देश ने लोगों को अतिवादी बना दिया है। मैं मानता हूँ कि यह इसलिए है क्योंकि कई शताब्दियों तक विदेशी आक्रमणों के चलते इस देश में उजड़ने और बचने का एक अंतहीन सिलसिला चलता रहा। इसने हमारी एक साथ रहने की प्रक्रिया को नष्ट कर दिया। बजाय विद्रोही हो जाने के हमने अपने भीतर जहाँ सहृदयता और दयालु बनने की असाधारण क्षमता विकसित कर ली, वही हम कहीं भीतर क्रूर, संवेदनहीन और निर्दयी भी हो गए। साधारण दृष्टि से तो हम सजीव नजर आते हैं, परंतु यही दृष्टि आलोचनात्मक हो तो हम विलक्षण हो जाते हैं। कानपुर में मैंने लोगों को मान चबाने में वाजिद अली शाह की नकल करते देखा और बंगलोर में अंग्रेज साहबों की तरह लोगों को कुत्ते घुमाते पाया। यहाँ भी मैं रामेश्वरम जैसी शांति व स्तब्धता के लिए तरस गया। भारतीयों में मन और मस्तिष्क के बीच जो संबंध है उसे भी हमारे शहरों की खंड खंड होती संवेदनशीलता ने खत्म कर दिया है।